हेलो फ्रेंड्स। आई एम सॉरी, मैं अभी मेरा पैर फ्रैक्चर होने के कारण लिगामेंट मेरा टूट गया था। इसके कारण मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी। आप लोगों के आई नो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। तो मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। अब आपको रोज़ लेक्चर्स मिलेंगे। बहुत बहुत सॉरी है, प्लीज़ आप हमें माफ़ करिए। हम बिल्कुल वीडियोज़ अब आपको डेली टू डेली अपडेट करेंगे। तो अक्टूबर मंथ की तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, प्लस नवंबर मंथ की भी मैं आपको डालती जाऊँगी वीडियोज़ साथ ही साथ, तो आप उसको भी पढ़ते जाइए और मैं आपको 100% ये जल्दी ख़त्म कर दूंगी। ओके। तो अब हम थोड़ा शॉर्ट्स में कवर करते हैं बिकॉज प्रीलिम्स भी आ रहा है करीब, तो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स हाईलाइटेड बता दूंगी जो इंपॉर्टेंट है, और उसके हिसाब से आप पढ़िएगा। तो लेट्स कम टू द एनवायरनमेंट सेक्शन, जो अक्टूबर मंथ की है हमारी विजन आईएएस की, उसका हम एनवायरनमेंट सेक्शन में आते हैं। तो एनवायरनमेंट सेक्शन में जो पहला टॉपिक है दैट इज 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ओके। तो सीवीडी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। सीवीडी क्या है? यूएनसीडी के अंदर 3 प्रोग्राम्स आते हैं, यूएनसीसीडी, यूएनसीबीडी और यूएनसीईडी। ठीक है। तो दीज आर द 3 जो कन्वेंशंस है उसके अंदर आते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि क्या हुआ, अभी पहली पार्ट जो है 15th मीटिंग, जो 15th कॉप हुआ है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसका फर्स्ट पार्ट जो है अभी हेल्ड हुआ है। कहाँ पे? कनमिंग चाइना में हेल्ड हुआ है। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर व्हाट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पार्ट फॉर कि कहाँ पे हुआ है, कनमिंग चाइना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वो जो स्टेट पीएससीज आते हैं और अदर एग्जाम्स आते हैं जो वन वर्ड फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। सो ये न्यूज़ में क्यों है? तो इसका यही है कि फर्स्ट पार्ट आया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हमारा, आपको पता होगा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया एसजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट, जो भी कॉप हमने 10 में आई थिंक कॉप 10 में अडॉप्ट किया था, उसमें हमने अडॉप्ट किया था कि 2020 तक हम क्या कन्वेंशंस को अप्लाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें फॉलो करेंगे, वो है 2020 तक था। अब क्या है, 2021 खत्म हो गया, 2022 आ गया है। तो उसके हिसाब से अब उसके बाद, मतलब पोस्ट 2020, तो 2020 के बाद अब क्या चीज़ें, क्या ऐसा प्लान बनाए कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके, ग्लोबली हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो इसलिए हमको जो है इसका ये अडॉप्ट करना पड़ा। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी 2020 तक चीज़ें अपनाई उसको रिप्लेस करके अब पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाए, जो कि हम बाद में यूज़ कर पाए। ओके। सो द फ्रेमवर्क जो है उसमें बहुत सारे ग्लोबल गोल्स होंगे, टारगेट्स होंगे, इंडिकेटर्स होंगे, जो हमारे कंजर्वेशन, सस्टेनेबल प्रोटेक्शन और रीस्टोरेशन जो है हमारे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए हेल्प करेंगे। ओके। जो पहला ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क था वो जुलाई 2021 में रिलीज़ किया गया, जिसमें 21 टारगेट्स थे, तो 2030 तक हमको कंप्लीट करना था। और 4 गोल्स थे जो कि हमको क्या अचीव करना था? ह्यूमैनिटी लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर, मतलब ह्यूमन जो है नेचर के साथ रहे, नेचर को एक्सप्लॉइट ना करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये कोविड जो आया है, कोरोना वायरस जो भी आया है, ये हमारी नेचर को एक्सप्लॉइटेशन की वजह से ही आया है। क्योंकि अर्बनाइजेशन, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जिसके कारण वेंटिलेशन की कमी हो रही है घरों में, लोग अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें आई हैं। तो इसलिए हमको नेचर को साथ लेकर चलना है और ह्यूमन डेवलपमेंट को भी साथ लेकर चलना है, दैट इज कि सस्टेनेबल हो सके। अब सस्टेनेबल, अब आप बोलते हैं कि डेवलपमेंट करना है तो नेचर तो एक्सप्लॉइट होगा, बट ऐसा नहीं है। आप दोनों को बैलेंस करके लेकर चलिए। जैसे कि डेवलपमेंट में भी कई चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा मिररिंग वर्क जो हम यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमारा जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं आता, ठीक है, वार्म इतना ज़्यादा घर नहीं होते। ट्रीज़ को प्लांट करें हमने अलोंग द हाईवेज, जो भी ट्रीज़ को प्लांट करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, ट्रीज़ भी हमको हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में। ओके। सो दीज आर द टारगेट्स जो कि हमको अचीव करने हैं। पार्टीज जो है अभी 2022 में रिकन्वीन किया है उन्होंने कि हमको फर्दर नेगोशिएशन करना चाहिए और फाइनल एग्रीमेंट बनाना चाहिए कि पोस्ट 2020 में हम क्या बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क रखेंगे। ओके। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी था वो 2011 से 2020 तक था। और ये कॉप 10 में हमने अडॉप्ट किया था 2010 में, जो कि नागोया जापान में हुआ था।
इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस यही था कि हमको ब्रॉड बेस्ड एक्शन बनाना है जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करे। मतलब नेक्स्ट 10 ईयर्स में जो भी सारी कंट्रीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक साथ आके एक अच्छा सा कन्वेंशन बनाए जिसके कारण हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो सके। इसमें जो है बहुत सारे विजन कंप्राइज किए थे जो कि 2050 तक हमको पूरे करने हैं, जिसमें 20 टारगेट थे जो कि ऑर्गेनाइज किए गए थे अंडर 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स। कलेक्टिवली उनको बोला गया एसजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स जो कि एबीटीज। ओके, तो विजन क्या था इसका? ऑब्वियसली नेचर के साथ हार्मोनी में रखना है वेयर बाय 2050 तक, और बायोडाइवर्सिटी को वैल्यू करना है, उसको कंजर्व करना है, उसको रिस्टोर करना है और उसको वाइजली यूज करना है। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज वाइजली यूज्ड। और वाइजली यूज्ड एक टर्म जो है हम वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए भी पढ़ते हैं, तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। ओके, सो यू मस्ट हैव टू ऐड दिस वाइजली यूज्ड मतलब टर्म जो है, ये आपको हर आंसर्स में जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो इन सब में यूज़ करने की ज़रूरत है, और अदरवाइज भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द स्ट्रेटेजिक बायोडाइवर्सिटी मतलब स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द की आउटकम्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस। मतलब कॉन्फ्रेंस में हमने क्या आउटकम्स निकाले। तो सबसे पहले हमने कन्मिंग डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने कन्मिंग डिक्लेरेशन किस में अडॉप्ट किया, तो डैट इज कॉप हमने कॉप 15 में अडॉप्ट किया, जो कि हमारा कन्मिंग चाइना में हुआ है, जो कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। ओके, इस डिक्लेरेशन ने बोला है कि हमको एक इंटीग्रेटेड एक्शन बनाना है, मतलब बहुत सारे अलग अलग ना होके एक इंटीग्रेट, हर चीज़ों को इंटीग्रेट करना है कि वो एनवायरनमेंट से भी हम रिलेट कर सके, जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट कर सके सारे सेक्टर्स में। जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जो भी हम चीज़ें करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो भी हम अर्बनाइजेशन करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, उनमें हम बायोडाइवर्सिटी को लेकर चले तो ही हम बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको आई थिंक इकोनॉमी वाला सेक्शन पढ़ाया था इसी वाली बुक में, तो इसमें मैंने बताया था कि ग्रीन जीडीपी की आजकल बात हो रही है। ग्रीन जीडीपी दैट इज एनवायरमेंटल को कंसीडर करके ही हम जीडीपी को कंक्लूड करें। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अभी इसमें देखा है कि बहुत सारी मोर देन 100 नेशंस जो है, इंक्लूडिंग इंडिया भी जो है, उन्होंने कमिटमेंट किया है कि हम जो है पोस्ट 2020 एक इफेक्टिव जो है 2020 के बाद जो भी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसको हम डेवलप करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी करंट लॉस हो रहे हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी को, उसको रिप्लेस करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे और इंश्योर करेंगे कि हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है 2030 तक अच्छे से पाथ और रिकवरी में आ जाए। ओके, It also noted that efforts and commitment of many countries to protect 30% of their land and seas area by 2030. तो that is the 30 by 30 टारगेट। अगर क्वेश्चन में आता है कि 30 by 30 टारगेट किस में दिया है, तो यू हैव टू मग इट अप कि वो हमको किस में दिया है, हमारा जो कॉन्फ्रेंस ऑन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है उसमें दिया है। तो सीबीडी के अंदर जो है 30 by 30 टारगेट आता है। अभी आप उसमें भी पढ़ेंगे कि हाई कोएलिशन कमीशन भी है एक, आई थिंक इसी से ऐसा ही कुछ टर्म है, उसमें भी ये पढ़ेंगे आप। बट ये जो है सीबीडी के अंदर आता है कि कंट्रीज ने कमिट किया है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे 30% उनके लैंड और उनके सीज को 2030 तक। ओके, तो दैट इज 30 by 30 टारगेट। नाउ फिर कन्मिंग बायोडाइवर्सिटी फंड भी हमने मतलब चाइना जो है उन्होंने एक फंड इस्टेब्लिश किया है, दैट इज़ कन्मिंग बायोडाइवर्सिटी फंड, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली USD 230 मिलियन जो है उन्होंने डाला है। किसको? जो भी बायोडाइवर्सिटी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉज हो रहा है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर थर्ड पॉइंट है जो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी उन्होंने ओपन लेटर भेजा है कि प्राइवेट सेक्टर्स के जो भी CEOs हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो सब एक साथ आके उसमें बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में हेल्प करे। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एंड UN डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उन्होंने भी कमिट किया है कि हमको जो भी फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देना है डेवलपिंग कंट्रीज को, वो उसमें कभी भी लेट ना हो, वो हम बिल्कुल ईजिली उनको प्रोवाइड कर सके। तो दीज आर द सम टारगेट्स जो कि हमको इसमें दिए गए हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द अदर टारगेट जो भी दिए गए हैं। तो मेजर टारगेट्स जो भी आउटलाइन किए हैं ड्राफ्ट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क में,
तो एटलीस्ट 30% ऑफ लैंड और सी हमको ग्लोबली कंजर्व करना है, रिड्यूस करना है जो भी न्यूट्रन लॉस हो रहे हैं एनवायरमेंट से बाय एटलीस्ट हाफ, एंड पेस्टिसाइड्स बाय एटलीस्ट 2/3 जो है, और एलिमिनेट करना है हमको किसको, प्लास्टिक वेस्ट को। तो आप मुझे प्लीज़ क्वेश्चन में बताइएगा, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि प्लास्टिक वेस्ट जो है इंडिया से हटाने के, मतलब सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है इंडिया से हटाने के लिए क्या डेडलाइन मोदी जी ने दी है, तो वो हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। सारे मिटिगेशन और एडाप्टेशन एफर्ट्स जो है वो अवॉइड करना है हमको, नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी बायोडाइवर्सिटी में हो रहे हैं अर्बनाइजेशन और इन सब के कारण। $200 बिलियन जो है इंक्रीज करना है फाइनेंशियल फ्लोज के लिए, मतलब फाइनेंशियल हम प्रोवाइड कर सके फाइनेंशियल चीज़ें डेवलपिंग कंट्रीज़ को। 50% जो है हमको रिड्यूस करना है रेट, जो भी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ जो भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ क्या होती है, वो वैसी स्पीशीज़ होती है जो हम इंटेंशनली और अनइंटेंशनली इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी एरिया में। अगर कोई एरिया जो है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे कोई चीज़ बढ़ रही है, तो हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि उस एरिया में वो चीज़ कम हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा लेंटाना कैमरा, ठीक है, एंड one question is also came in UPSC exam prelims. So मतलब कुछ जो हमारे इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ है, ओके। फिर नेचर बेस्ड सोल्यूशन कंट्रीब्यूशन करना है हमको ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए, जैसे कि 10 गीगाटन CO2 पर ईयर जो है हमको इतना लीस्ट करना है। सब्सिडीज़ रिड्यूस करनी है, और फाइनेंशियल प्रोग्राम्स जो है जो भी बायोडाइवर्सिटी को हार्म कर रहे हैं उनको भी रिड्यूस करना है बाय एटलीस्ट $500 बिलियन पर ईयर। So these are the most important target given in global biodiversity framework. Now let's come to the key issues related to post 2020 global biodiversity framework. तो obviously क्या issues हैं जब हमने मतलब जो भी हमारे post 2020 हम जो भी biodiversity framework adopt कर रहे हैं उसमें क्या issues है। तो adoption of the 30/30 target related issues, मतलब इससे हम adopt करेंगे तो इससे क्या issues आएंगे। obviously अगर हम land और seas को किसी भी को अगर हम conserve करने की कोशिश करेंगे, I mean to say मतलब प्रोटेक्ट करेंगे और जो भी करेंगे, तो जो भी राइट्स हैं हमारे इंडिजीनियस पीपल के, लोकल कम्युनिटीज़ के, उनके राइट्स हार्म होंगे, ठीक है। डिफ़िकल्टी होगी मल्टीलेटरल कोऑपरेशन के लिए, और लैक ऑफ क्वालिटी टारगेट्स विल रिजल्ट इन प्रोटेक्शन ऑफ एरियाज ऑफ लिटिल कंजर्वेशन वैल्यू। तो दीज आर द थिंग्स जो कि हमको 30/30 टारगेट अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो वो इश्यूज़ होंगे। फिर डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो जो भी कमर्शियल बेनिफिट होता है डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन में, वो कवर्ड नहीं है किससे, बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म से, ओके। जिसमें बेनिफिट, जैसे कि हम किसी चीज़ से हमको कुछ बेनिफिट मिलता है तो हम शेयर भी करते हैं। तो कंट्रीज़ जो भी रिच है जेनेटिक रिसोर्सेज में, बट वो उनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो यूटिलाइज कर सके DSI टू बी कवर्ड बाय बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म, ओके। फिर लैक ऑफ एम्बिशन एंड अर्जेंसी, फॉर एग्जांपल वाइल वर्ल्ड जो है वो हैज़ बीन शॉक्ड बाय द साइंटिफिक conclusion that more than 1 million of species are threatened and extinction. Obviously आपको पता है कि बहुत सारी species जो है threatened and extinction हो रही हैं, तो उसको वर्ड जो है उसको एब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ों को देख नहीं पा रहा है कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है, इसलिए हमको ग्लोबल गोल टारगेट्स कैसे बनाने चाहिए। फिर फाइनेंशियल गैप, ऑब्वियसली हमारी जो कंट्रीज़ हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, उनके पास फाइनेंशियल इतना वो नहीं है, तो इसमें जो भी फाइनेंशियल बात की गई है वो भी एटलीस्ट कम ही है, मतलब क्योंकि हमको USD 700 बिलियन हमको एनुअली चाहिए होगा। फिर लैक ऑफ कन्वीनियंट मैकेनिज्म टू ट्रैक कलेक्टिव एम्बिशन और टू रेगुलरली टेक स्टॉक ऑफ प्रोग्रेस। फिर फ्रेगमेंटेड एफर्ट्स, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज, फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस, ओशन डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन, दीज आर द सम इफेक्ट्स जो कि बहुत सारे फ्रेगमेंटेड एफर्ट्स हैं। एडवर्स इम्पैक्ट ऑन स्मॉल फार्मर्स, बिकॉज एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में अगर पेस्टिसाइड्स वगैरह हम कम करेंगे तो फार्मर्स के एग्रीकल्चर में लॉस होगा। अगर सब्सिडीज़ कम करेंगे तो हमको उसमें भी लॉस होगा, बिकॉज स्मॉल फार्मर्स जो है उतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते चीज़ें। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एम्फसाइजिंग कार्बन स्टोरेज फंक्शन ऑफ नेचर बेस्ड सोल्यूशन, क्योंकि क्या होगा इससे, ये जो है जो भी हमारे कार्बन एमिटर्स है, जैसे कि इट कैन लीड टू कार्बन एमिटर्स यूजिंग ट्री प्लांटिंग एंड अदर कार्बन ऑफसेट इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अवॉइड देयर ड्यूटीज टू कट एमिशन। ऑब्वियसली क्या करेंगे, वो जो भी कार्बन एमिटर्स कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में जो है ये सब चीज़ें करेंगे कि वो जो है कार्बन एमिट कर सके और अपनी चीज़ें जो है मतलब एमिशंस को कट ना कर पाएँ, और ये सब चीज़ें जो हैं ये इफ़ेक्ट पड़ेंगे।
ओके, सो दीज आर द इश्यूज। नाउ लेट्स कम टू CBD है क्या। तो CBD मैंने बताया, रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसमें जो है CBD अडॉप्ट किया गया। इसके 3 मेजर गोल्स हैं। पहला है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज़ करना है हमको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो भी कंपोनेंट है, और जो भी बेनिफिट है वो हमको इक्विटेबल और फेयरली लोगों को तक पहुंचाना है और यूटिलाइज करना है जेनेटिक रिसोर्सेज का। ओके, अब सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स जो है CBD के अंदर, पहला है कार्टिजिना प्रोटोकॉल, दूसरा है नागोया प्रोटोकॉल और तीसरा है नागोया कोलालमपुर प्रोटोकॉल। तो कार्टिजिना प्रोटोकॉल जो है वो हमको ये बताता है कि हम जो भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनको सेफ हैंडलिंग करें, उनको सेफ ट्रांसपोर्टेशन पहुंचाए, जो कि दूसरी कंट्रीज को, जो भी कंट्रीज इंपोर्ट कर रही हैं उनको इफेक्ट ना पड़े। फिर नागोया प्रोटोकॉल जो है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ये जो है थर्ड एम पर बेस्ड है जो भी CBD का है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग पे। फिर आते हैं नागोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल जो कि कार्टिजिना प्रोटोकॉल का ही एक पार्ट है। इसका एम है कि हमको जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व और सस्टेनेबल यूज़ करना है, कैसे रूल्स और रेगुलेशंस को प्रोवाइड करके कि आप कैसे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है उनको प्रोसेस कर सकते हो और उनमें लाइबिलिटी लगा सकते हो। ओके, सो दिस इज द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड आपको कंक्लूजन ऐसा देना पड़ेगा कि जो कि दोनों तरफ कंक्लूजन बेस्ट हो, जैसे कि ऑब्वियसली हमको प्रोटेक्टेड एरियाज़ और बहुत सारे एरिया बेस्ड कन्वेंशन मेजर्स को एक्सपैंड करना चाहिए, की बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ को इंक्लूड करना चाहिए। ग्लोबल टारगेट्स जो होते हैं, जो होने चाहिए वो मेजरेबल होने चाहिए, ठीक है, साइंस और एक्सपर्टीज से बंधे होने चाहिए। लिंक होना चाहिए हमको क्लाइमेट और नेचर क्राइसिस के बीच में, जो कि हमारे फ्रेमवर्क को टारगेट कर सके। और मेजर्स जो है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इम्प्लीमेंटेशन उनका सही होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द CBD। नाउ लेट्स कम टू द रिलेटेड न्यूज़। तो रिलेटेड न्यूज़ में है हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। तो इंडिया ने अभी ऑफिशियली ज्वाइन किया है हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। इंडिया ने ज्वाइन किया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ये जो है इंडिया जो है ब्रिक कंट्रीज़ में पहली कंट्रीज़ है जिसने इसको ज्वाइन किया है। अब हाई एम्बिशन कोएलिशन है क्या? इट इज़ द इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ 70 कंट्रीज़। 70 कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कि कौन चेयर करते हैं? कोस्टारिका, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हाई एम्बिशन कोएलिशन कौन चेयर करते हैं? तो फ्रांस, कोस्टारिका एंड यूनाइटेड किंगडम जो है वो करते हैं। इसमें 70 कंट्रीज आती हैं। इसका गोल क्या है कि हमको एटलीस्ट 30% जो है वर्ल्ड के लैंड और ओशंस को बाय 2030 तक प्रोटेक्ट करना है, और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया, तो ये भी याद रखें। तो 30x30 टारगेट इज रिलेटेड टू हाई एम्बिशन कोएलिशन। ओके, सो दिस इज द रिलेटेड न्यूज़। नाउ लेट्स कम टू द इंडिया एंड क्लाइमेट एजेंडा। तो आपको पता होगा कि इंडिया के INDC टारगेट्स कौन कौन से हैं। 3 टारगेट्स इंडिया ने दिए थे। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में तो इंडिया ने बोला था कि 33 to 35% जो है हमको एमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस करना है 2030 तक। 40% जो है सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है हमको नॉन फॉसिल फ्यूल बेस से जनरेट करनी है 2030 तक, और एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करना है 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2, जो कि इक्विवेलेंट होगा 2030 तक, थ्रू फॉरेस्ट और ट्री कवर और फॉरेस्ट लगा के। ओके, तो इंडिया जो है अभी ट्रैक पे है कि वो 2030 टारगेट जो है उसको एक्सीड कर लेगा फॉर 2 क्वांटिटेटिव टारगेट्स, जो कि क्या रिड्यूस करके, एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करके और फॉसिल फ्यूल्स, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी है उसको जनरेट करके। तो इंडिया ने अचीव किया है रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी। एमिशन इंटेंसिटी में कितना रिड्यूस किया है इंडिया ने? बाय GDP बाय 25% बाय 2016 बिलो 205 लेवल। नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज जो है इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो एंड न्यूक्लियर, वो जो है 40% कंप्राइज करते हैं इंस्टॉल कैपेसिटी का। टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो हमारा इंक्रीज हुआ है, कितना हुआ है? 24.56% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इन 2019। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हमको बताती है। तो दीज आर द टारगेट्स जो कि इंडिया ने बनाए हैं कि हमको INDC टारगेट में कितने, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हमको करना है एंड क्या क्या अचीव किया है। तो इंडिया ने 2 टारगेट्स में बहुत अच्छा अचीव किया है, जैसे कि एमिशन इंटेंसिटी हो गया और नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया। ओके, नाउ लेट्स कम टू द न्यूज़। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो भी मोदी जी हैं हमारे, उन्होंने अभी ले डाउन किया है कि इंडिया का क्लाइमेट एक्शन प्लान, जिसको उन्होंने नाम दिया है पंचमृता जो है उन्होंने नाम दिया है। अभी COP26 की समिट हुई है ग्लासगो में, तो उन्होंने पंच
पंचमृता करके एक नाम दिया है अपने एक्शन प्लान का, क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान का। तो अगर क्वेश्चन आए कि पंचमृता जो है ये किस चीज़ का नाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने दिया है। दूसरी चीज़ ये क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ है, मतलब क्लाइमेट रिलेटेड प्लान है। और तीसरी चीज़ ये पता होना चाहिए कि ये कौन से कॉप में दिया है। तो 26th कॉप में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दिया है। ओके, और कॉप 26 कहाँ पे हुआ था? तो ग्लासगो में हुआ था। अब हम देखते हैं कि प्रिवलेंट चैलेंजेस जो है इंडिया के क्लाइमेट एक्शन में कैसे रिलेटेड, मतलब इंडिया जो भी क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम को ला रहे हैं उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहला चैलेंज जो हो गया कोल डिपेंडेंसी। तो आपको पता है कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा कोल पे डिपेंड है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा कोल जो है हमारा इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है हमारी इंपोर्ट ड्यूटी जो है, मतलब इंडिया को जो भी हमारा मनी है इंडिया से फ्लो होता है। और बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो कोल पे ही डिपेंडेंट है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम कोल को रिप्लेस कर सकें। ओके, फिर आते हैं बैलेंसिंग ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट। तो फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया जो है उसको नेट ज़ीरो ट्रांजिशन जो है अगर हमको अचीव करना है तो वो हमारी ग्रोथ को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा, बिकॉज हमको उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इन सब चीज़ों को कम करना पड़ेगा, जिसके कारण इंडिया इतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इंडिया को अगर ग्रो करना है तो हमको नेट ज़ीरो ट्रांजिशन के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है कम करनी, मतलब कम करेंगे तो इंडिया जो है ग्रो नहीं हो पाएगा। ओके, फिर लैक ऑफ एम्बिशन। तो साइंटिस्ट ने एडवाइस किया है कि जो भी कंट्रीज़ जो है नेट ज़ीरो करना चाहती है वो उनको 2050 and move on to the negative emission to mitigate the worst effect of climate crisis. Also इंडिया ने कमिट किया है कि वो फोकस करेंगे टोटल कैपेसिटी को इंक्रीज करने में, rather than टोटल कंजम्पशन जो हो रहा है रिन्यूएबल का उसको वो करने में। एब्सेंस ऑफ कमिटमेंट रिलेटिंग टू रिडक्शन इन एमिशन फ्रॉम अदर एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स। ठीक है, तो हमने एक सेक्टर्स में तो बहुत अच्छे एमिशन को रिडक्शन करने की बात की है, बट बहुत सारे एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जिसमें हमने एमिशन को कट करने की बात नहीं की है। फिर राइजिंग एमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑब्वियसली जो भी हम फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके कारण हमारा क्लाइमेट चेंज को वो भी हमारे क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि वो हाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते हैं। नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंडिया जो है डेवलप कंट्री से एक्सपेक्ट करता है कि उनको क्लाइमेट फाइनेंस $1 ट्रिलियन मिले। ओके, इश्यूज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइमेट मिशंस लाइक इंस्टीट्यूशनल सिस्टमेटिक प्रोसेस वेरियस, ये सब भी होते हैं। एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं वो इनएडिक्वेट है क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए। और फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि फॉर एग्जांपल ओशन एसिडिफिकेशन अलग है, पोल्यूशन अलग है, कोरल रीफ्स ब्लीचिंग अलग है। तो दीज आर द सम फ्रेगमेंटेशन जो है क्लाइमेट एक्शंस में। ओके, सो दिस इज द चैलेंजेस। नाउ लेट्स कम टू पंचमृता, इंडियाज क्लाइमेट कमिटमेंट एट COP26 समिट इन ग्लासगो। ठीक है, तो क्या इंडिया ने पंचमृता में बोला है? तो उन्होंने बोला है कि नेट ज़ीरो हमको टारगेट को अचीव करना है 2070 तक। हमको नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी जो है हमको 500 गीगावाट लानी है 2030 तक। हमको 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हमको रिन्यूएबल एनर्जी से लेनी है बाय 2030 तक। उस टारगेट को हमको मीट करना है। रिड्यूस करना है टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन, कितना रिड्यूस करना है? 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टिल 2030 तक। और रिड्यूस करना है कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय लेस देन 45% बाय 2030। तो दीज आर द 5 टारगेट्स जो पंचमृता में COP26 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने दी है। ओके, नाउ लेट्स कम टू वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में ऑब्वियसली हमको कोल को धीरे धीरे फेज आउट करना चाहिए, एनेक्ट करना चाहिए हमको क्लाइमेट लॉ। ये जो है 2 एस्पेक्ट को लेना चाहिए उसके अंदर। हमको एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना चाहिए जो कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए ही हो, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस पावर्स हो उसके पास। और स्टेब्लिश करना चाहिए एक सिस्टम जिसमें लाइबिलिटी भी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म लेवल्स के लिए जो भी क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम्स आ रहे हैं, प्लान आ रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए। डेवलप करना चाहिए एक स्ट्रेटजी फॉर नेट ज़ीरो गोल्स। इंश्योर करना चाहिए एडिक्वेट सपोर्ट मिलना चाहिए हमको डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज़ को। नेट नेगेटिव एमिशन जो है फ्रॉम डेवलप्ड नेशन इन ऑर्डर टू वेकेट द कार्बन स्पेस इन 2050 फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू ग्रो। डेवलप्ड कंट्रीज को अपना जो नेगेटिव एमिशन है उसको एम करना चाहिए, ना कि ये कि
वो जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ पे बाहर आ जाए। ओके, सो दीज आर द सम वे फॉरवर्ड्स। अब मिशन 2070 अ ग्रीन न्यू डील फॉर नेट ज़ीरो इंडिया। तो लो कार्बन एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी, ऑब्वियसली एलपीजी एंड एलएनजी, ठीक है। डिकार्बनाइजेशन हमने पढ़ा था, डिकार्बनाइजेशन जब हमने पीटी 365 पढ़ी थी। ग्रीन बिल्डर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिटीज़ बनानी है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है। ओके, सो दीज आर द सम मिशंस 2070 तक। अब हम देख लेते हैं क्या स्कीम्स और पॉलिसीज़ जो है क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिया ने लॉन्च की है। तो पहला है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, फिर क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी मिशन प्लान 2020, ये फेम मिशन इसी के अंदर आता है। BS6 नॉर्म्स हमने अडॉप्ट किया है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अभी ये PT 365 या फिर जो मैंने बाद में पढ़ाई है, जो भी अपडेटेड PT आई है, उसमें मैंने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है EIA बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो वो जाके एक बार देख लीजिएगा। फिर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। स्कीम्स टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, अदर स्कीम्स जो है उज्ज्वला, उजाला, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रीन रेटिंग, ठीक है। फाइनेंशियल टूल्स क्या है, नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और फॉर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम देते हैं। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी हमने अडॉप्ट की है, हाईसिस मिशन हो गया। इंटरनेशनल स्टेज में अगर बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, इंडिया और फ्रांस ने मिलके। फिर कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी इंडिया ने स्टार्ट किया है। अदर मेजर्स जो है, जैसे कि हम पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। पैट जो है परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम जो है, ये एनर्जी एफिशिएंसी के लिए है। कार्बन टैक्स हम लगाते हैं, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स भी हम देते हैं। ओके, सो दीज आर द प्रोग्राम्स जो इंडिया ने लॉन्च किए हैं। नाउ लेट्स कम टू द रिलेटेड न्यूज़। तो रिलेटेड न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, दैट इज़ प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2021। कौन रिलीज़ करते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो UNEP जो है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं। ये क्या मेजर करती है, जो भी गवर्नमेंट प्लान करते हैं प्रोडक्शन फॉसिल फ्यूल्स के प्रोडक्शन के लिए, और जो भी उनके ग्लोबल टारगेट है अचीव करने के लिए, उनमें कितना गैप है उसको ये मेजर करते हैं। अब की फाइंडिंग्स जो है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, अब रिकमेंडेशन ज़रूर पढ़ लेते हैं, बिकॉज ये आंसर्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। हमको एक्नॉलेज करना चाहिए एनर्जी को और क्लाइमेट प्लान्स को, जो कि हमको फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन प्लेस करने चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए फॉसिल फ्यूल एक्सप्लोरेशन पे, और फेज आउट करना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है सपोर्ट ना दे फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन के लिए, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द की रिकमेंडेशन गिवन इन प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। नाउ लेट्स कम टू राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो अभी हमने फॉसिल फ्यूल को बोला कि नहीं वो करना चाहिए, अब राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल जो है ये आया है। तो लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है, ग्रुप जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, उनका भी सिमिलर स्टैंड है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट नेगोशिएशन में, कि उन्होंने डिमांड किया कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको इंश्योर करना चाहिए कि वो जो है नेट ज़ीरो एमिशन करे 2030 तक। जो भी कार्बन मतलब 2030 तक वो नेट ज़ीरो एमिशन करे, कि जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो डेवलप नहीं हो पाई है, उनको ये टाइम मिल सके कि वो चीज़ों को अपने उनको एक कार्बन स्पेस मिले कि वो चीज़ों को यूज़ कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सके और फॉसिल फ्यूल को बर्न कर सके। इट मीन्स दैट, इसका सिंपल मतलब है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उनको एक ऐसा मतलब एक लीवे टाइप का दिया जाए कि वो फॉसिल फ्यूल बर्न कर सकते हैं और वो जो है अपना डेवलप कर सकते हैं, उनको एक कार्बन स्पेस दिया जाए, और डेवलप कंट्रीज़ को बोला जाए कि वो जो है नेट ज़ीरो एमिशन करे बाय 2030 तक। तो क्योंकि वो सबसे लार्जेस्ट एमिटर्स होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ इतना लार्जेस्ट एमिटर नहीं होती, बट उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि वो वल्नरेबल भी ज़्यादा है। ओके, सो व्हाई डज इंडिया नीड अ राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल। तो इंडिया को क्यों ज़रूरत है फॉसिल फ्यूल बर्न करने की, तो ऑब्वियसली लो शेयर इन ग्लोबल एमिशन, क्योंकि इंडिया जो है नीदर ना ही पहले हिस्टोरिकली अगर बात करें तो इंडिया जो है इतना एमिट नहीं करता था चीज़ें, और ना ही अभी उतना कार्बन एमिट करता है जैसे कि हमारे ग्लोबल नॉर्थ जो भी हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा एमिट करती हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, इंडिया का एमिशन जो है रिलेटिवली लो है, 1.96 टन्स CO2 पर कैपिटा।
ठीक है। और वहीं पर अगर यूएसए की बात की जाए तो 17.6 टन CO2 पर कैपिटा जो है यूएसए का है। फिर आते हैं फुलफिलमेंट ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट इम्पेरेटिव्स, लाइक हमको अगर हम फॉसिल फ्यूल बंद कर देंगे तो हमारी जो है पॉवर्टी ज़्यादा आ जाएगी। तो हमको पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, प्रोविज़न करना है कि हमारे जो बेसिक नीड्स हैं वो सारे सिटीजन्स को मिल पाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। फिर टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल एडवांसमेंट, ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल कैपेसिटी है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास नहीं है। ओके, सो डेवलपिंग कंट्रीज़ जब तक डेवलप नहीं करेंगे तब तक उनके पास वो कार्बन एमिशन को रोक नहीं पाएंगे। तो ये भी चीज़ें ज़रूरी है। अब व्हाट आर द इश्यूज इन गिविंग सच राइट? अब हमने राइट तो दे दिया, अब भाई क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो ये है कि हमको क्लाइमेट इम्पैक्ट जो है, जो भी अर्जेंट नीड है उनको मिटिगेट, मतलब अर्जेंट नीड टू मिटिगेट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट। इंडिया जो है बहुत सारे हार्मफुल इम्पैक्ट फेस करते हैं, जैसे कि सी लेवल राइज, हीट स्ट्रेस और ये सब हो गए। ये सब जो है अगर हम राइट देते हैं तो ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा हो जाएंगी। कोल जो है ये ना ही रिलायबल है ना ही कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, तो इसलिए हमको कोल, ये सब कोल को जो है हमको रिप्लेस करना चाहिए। हाई फ्यूचर एमिशन, इंडिया का कंट्रीब्यूशन है कि वो फ्यूचर एमिशन कंसिडरेबली ग्रेटर हो जाएगा उसके पॉपुलेशन के हिसाब से, जो कि चाइना को भी सरपास कर जाएगा एक टाइम पे अगर हमने उनको राइट दे दिया। इनजस्टिस इज नॉट एट द लेवल ऑफ नेशन अलोक, तो इनजस्टिस जो है नेशन के लेवल पे ही बस नहीं होना चाहिए। जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज को जो है उनको डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू एड्रेस द इनजस्टिस बिटवीन द रिच एंड द पुअर, ऑब्वियसली, एंड विद इन नेशन एंड बिटवीन ह्यूमन्स एंड नॉन ह्यूमन स्पीशीज ऑल्सो। ओके, sorry. And then the last point is green transition can increase inclusion and growth. तो इन्वेस्टमेंट जो है हमारे को सेक्टर्स में सच एज रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो गया, एटसेट्रा, उनके पास पोटेंशियल है कि वो एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी पॉवर्टी और ये सब जो है हमको उसको एड्रेस कर सके। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। फॉर इंस्टेंस अगर बात करें, सोलर रूफटॉप्स कैन प्रोवाइड डिसेंट्रलाइजेशन एक्सेस टू क्लीन एनर्जी टू द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड इंक्लूडिंग रिमोट रीजन्स ऑफ इंडिया। अब वे फॉरवर्ड में आते हैं तो फोकस करना चाहिए हमको क्लाइमेट फाइनेंस पर कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिल पाए, और साउथ साउथ कोलैबोरेशन करना चाहिए कंट्रीज़ लाइक इंडिया जो कि टेक्नोलॉजिकली और फाइनेंशियली एडवांस हो पाए और ग्रीनर इकोनॉमी की तरफ प्रमोट कर पाए। ठीक है, तो दिस इज़ द राइट टू बर्न फॉसिल फ्यूल। ओके, क्या राइट है, क्यों हमको राइट से क्या इश्यूज हो सकते हैं और क्या वे फॉरवर्ड है। नाउ लेट्स कम टू द अमेंडमेंट इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी इशू किया है लेटर और कंसल्टेशन पेपर, जो भी डॉक्यूमेंट की उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रपोज किया है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है जो कि 1980 का एक्ट है, उसको हमको फिर से उसमें चेंजेस लाने चाहिए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के बारे में जान लेते हैं। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 में आया था, जो कि सॉरी, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए आया था। एक्ट में क्या प्रोविजन है? एक्ट जो है स्टेट और अदर अथॉरिटीज़ को प्रोहिबिट करता है, मतलब उनको मना करता है बिना कि आपको हर चीज़ के लिए प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के। कोई भी अगर आप डायरेक्शन दे रहे हो, जैसे कि ये 5 डायरेक्शन है: डी रिजर्विंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करने का; फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए यूज़ करने का; फॉरेस्ट लैंड को असाइन करने का कि आपको लीज आउट कर सको किसी भी प्राइवेट पर्सन को; और ट्रीज़ को क्लियर करने का। तो ये सब जो है इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटीज़ जो है वो प्रोहिबिटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने के बाद ही वो अलाउ कर सकते हैं इन चीज़ों में। ओके, कोई भी डाइवर्जन अगर हो रहा है नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, मतलब जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन के लिए, तो उसके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड है एक्ट के अंदर। एज वेल एज उनको स्टिमुलेटेड कंपनसेटरी लेवीज भी दिया जाएगा, जैसे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू करी जाएगी और कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन किया जाएगा। तो दीज आर द सम चीज़ें जो कि उसमें मतलब उस डाइवर्जन, अगर फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट एरिया के लिए डाइवर्ट कर रहे हो तो उसके लिए ये सब चीज़ें की जाएंगी। फिर पावर टू मेक रूल्स की अगर बात करें सॉरी, हाँ, तो कहाँ थे अपन? तो पावर टू मेक रूल्स की अगर बात करें तो एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो रूल्स बनाएंगे। सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा
सर्दी है मेरे को। हाँ, तो पावर्स टू मेक रूल्स की अगर बात करें तो एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो रूल्स बनाएंगे, प्रोविजन को ले आउट करेंगे। ओके, फिर आते हैं डेफिनेशन ऑफ नॉन फॉरेस्ट पर्पस। इट मीन्स नॉन फॉरेस्ट पर्पस का डेफिनेशन क्या है कि अगर आप किसी फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हो, ब्रेकिंग अप कर रहे हो, क्लियर ऑफ एनी फॉरेस्ट लैंड, जैसे कि कल्टीवेशन ऑफ टी के लिए, कॉफ़ी के लिए, स्पाइसेस के लिए, मेडिसिन्स के लिए, फॉर एनी पर्पस अदर देन रिफॉरेस्टेशन। ओके, रिफॉरेस्टेशन के अलावा किसी और पर्पस के लिए अगर आप कर रहे हो, फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर रहे हो नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, तो वो हो गया नॉन नॉन फॉरेस्ट पर्पस जो है अब क्या इंक्लूड नहीं करता, तो वर्क रिलेटिंग कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, ये सब जो है ये इंक्लूड नहीं कर सकता, जैसे फायर लाइन्स हो गए, वायरलेस कम्युनिकेशन हो गए, ये सब चीज़ें वो इंक्लूड नहीं करते। फिर एडवाइजरी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना है, तो कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कि वो गवर्नमेंट को एडवाइस कर सके अप्रूवल देने के लिए अदर मैटर्स में। पेनल्टीज़ क्या है? अगर पनिशेबल है, इम्प्रिजमेंट 15 डेज़ का देना पड़ेगा। ऑफेंसेस जो है अगर अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करते हैं उनके लिए भी पनिशेबल है। अपील जो है ये एनजीटी में लाई होगी, ठीक है। एनी पर्सन जो भी अग्रीव्ड पर्सन है वो फाइल कर सकते हैं अपील इन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ओके, सो दिस इज़ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो कि 1980 के अंदर दिया है। अब डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट की अगर बात करें तो टी.एन. गोदावर्मन केस जो है उसमें डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट दिए है। तो टिल 1996 अगर बात करें तो कंसर्न अथॉरिटीज़ जो है वो प्रोविज़न जो है एक्ट के अप्लाई करती थी सिर्फ उन फॉरेस्ट पे जो कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर नोटिफाइड है। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया टी.एन. गोदवर्मन केस में, उन्होंने बोला डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है एक्सपैंड किया और उन्होंने इंक्लूड किया सारे रिकॉर्डेड सारे एरियाज जो भी फॉरेस्ट की तरह रिकॉर्ड होते हैं किसी भी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, इररिस्पेक्टिव किसका ऑनरशिप है, किसका रेकग्निशन है, तो वो सारे लैंड भी फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। सारे एरियाज जो कि डिक्शनरी, जिसमें डिक्शनरी की मीनिंग, डिक्शनरी में फॉरेस्ट की मीनिंग अगर सेम है तो वो भी अडॉप्ट आते हैं। एरियाज विच आर आइडेंटिफाइड एज फॉरेस्ट बाय एन एक्सपर्ट कमिटी, कोई भी एक्सपर्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट की अगर कॉन्स्टिट्यूट करता है सुप्रीम कोर्ट, तो उसके अंदर अगर कोई भी एरिया आते हैं तो वो भी फॉरेस्ट में आएंगे। दस फॉरेस्ट लैंड्स इन इंडिया इंक्लूड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट, एग्जिस्टिंग और डीम्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट एंड सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। तो ये डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट में आते हैं। ओके, अब नाउ लेट्स कम टू द अमेंडमेंट्स इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। क्या अमेंडमेंट की क्या ज़रूरत है हमको और क्या प्रपोज्ड अमेंडमेंट है। तो स्कोप ऑफ द एक्ट अगर बात करें तो प्रेजेंटली अगर बात करें आइडेंटिफिकेशन जो है फॉरेस्ट लैंड का वो सब्जेक्टिव है, ठीक है, आर्बिट्री है सम एक्सटेंट में। फॉर इंस्टेंस जैसे अगर बात करें जो भी लैंड में वेजिटेशन है इररिस्पेक्टिव अगर उसका ऑनरशिप और क्लासिफिकेशन है, इवन वो भी फॉरेस्ट कहलाते हैं। तो अभी प्रपोज्ड अमेंडमेंट में क्या बोला है कि हमको फॉरेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव मैनर में ही डिफाइन करना है, मतलब हमको प्रॉपर हमको बतानी है कि ये हमारे फॉरेस्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मैनर में अडॉप्ट करना है। फिर लैंड एक्वायर्ड बिफोर 1980, तो अनयूज जो भी लैंड है विथ वेजिटेशन एक्वायर्ड बाई बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग ये सब जैसे रोड, रेलवेज, डिफेंस मिनिस्ट्री, अगर 1980 के पहले किसी भी लैंड को एक्वायर किया है और उसको अनयूज किया है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस और प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर दिस, तो उन लैंड को एग्जेम्प्ट करना है। अगर 25/10/1980 के पहले कोई भी लैंड एक्वायर किया गया है तो उन लैंड को एग्जेम्प्ट करना है फ्रॉम द परव्यू ऑफ द एक्ट। फिर डिफरेंसेस इन लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट, बहुत सारे सेवरल कंट्रास्टिंग एंट्रीज हैं जो कि सेम लैंड के लिए दी गई हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में और फॉरेस्ट रिकॉर्ड में, सच एज इन केस ऑफ प्लांटेशन। दिस हैज़ क्रिएटेड अ स्कोप ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन एंड लिटिगेशन। तो अभी बोला गया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो है उसको स्टैट्यूटरली रिक्वायर्ड, हमको स्टैट्यूटरली रिक्वायर करना चाहिए, और लैंड आइडेंटिफाइड एज प्लांटेशन, एफॉरेस्टेशन एटसेट्रा आफ्टर 12/12/1996 टू रिमेन आउटसाइड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द एक्ट। ओके, फिर कंस्ट्रक्शन अलोंगसाइड रोड एंड रेलवेज, अलोंगसाइड रोड और रेलवे लाइंस स्ट्रिप प्लांटेशन हैज़ बीन डेवलप्ड एंड नोटिफाइड एज फॉरेस्ट, उनको भी बोला गया है वो भी फॉरेस्ट है, और जो कि हमको
प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब भी हम कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए अप्रूवल लेने जाते हैं। तो तो हमको क्या बोला गया है कि एग्जेम्प्ट करना है 0.05 हेक्टर्स जो है हाईवे के दोनों साइड हमको उनको एग्जेम्प्ट करना है कि वो फॉरेस्ट एरियाज में नहीं आएंगे। फॉर ईच एक्सेस में बी अलाउड टू एलिवेट द हार्डशिप ऑफ द रेसिडेंट एंड बिजनेस ऑनर्स। फिर कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसटन लैंड, तो यहाँ पे देयर आर नो प्रोहिबिटरी, मतलब कोई भी प्रोहिबिटरी, सिर्फ रेगुलेटरी प्रोविजंस से एक्ट में दिए गए हैं। अभी इन्होंने प्रपोज्ड अमेंडमेंट में बोला है कि इंट्रोड्यूस करेंगे एक एनेबलिंग प्रोविजन एक्ट के अंदर टू कीप सर्टेन प्रिंसटन फॉरेस्ट जो है, जो कि रिच इकोलॉजिकल वैल्यूज है, उसको स्पेसिफाइड एरियाज पीरियड तक। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर्स एरियाज, तो ऑब्टेनिंग अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको अप्रूव करना पड़ेगा जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको परमिशन लेनी पड़ेगी थी जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस प्रोजेक्ट है उनको मतलब उनके लिए हमको अप्रूवल लेने के लिए, तो उसमें डिले आता था प्रोजेक्ट में। तो अभी क्या बोला है, सच प्रोजेक्ट जो है, अगर हम नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए कोई भी प्रोजेक्ट बॉर्डर एरियाज में कर रहे हैं तो उसके लिए एग्जेम्पशन है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। स्टेट जो है सिर्फ स्टेट ही अलाउ कर सकते हैं, मतलब स्टेट भी अलाउ कर सकते हैं कि परमिट कर सकते हैं कि नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए आप लैंड को यूज़ कर सकते हो। फिर आते हैं मिसयूज़ ऑफ प्रोविजन बाय माइनिंग कंपनीज, तो बहुत सारी माइनिंग कंपनीज थी जो की प्रोविजन मिसयूज़ करती थी। जैसे कि फॉरेस्ट लैंड जो है वो डाइवर्ट होता था अंडर दो प्रोविजंस के अंदर। जैसे कि अगर फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या प्ले करना पड़ेगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो भी है उसकी आज प्रेजेंट की वैल्यू है उसको आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप लीज में असाइन कर रहे हो जिसमें मतलब अगर लीज में किसी भी लैंड को असाइन कर रहे हो तो उसके लिए आपको या तो कंपनसेटरी लेवीज लगेंगे, जैसे कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड के अंदर, इन एडिशन विथ वो भी लगेगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी लगेगी। हाउएवर माइनिंग लीज होल्डर्स जो थे वो मिसयूज करते थे सेकंड वाला प्रोविजन कि वो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो पे नहीं करते थे, मतलब विथ पेइंग द नेट प्रेजेंट मनी, मतलब एंड गेट अवे विथ पेइंग, मतलब वो पे नहीं करते थे नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, लैंड तो ले लेते थे पर लीज पे, पर पे नहीं करते थे। तो इसमें क्या बोला है, हमको डिलीट करना है सेकंड का थर्ड वाला प्रोविजन एक्ट एंड क्लैरिफाई करना है सेकंड का सेकंड प्रोविजन, इन्वोक करना है कि किसी भी लीज असाइनमेंट अगर कर रहे हो आप नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए, आपको वो चीज़ लेनी पड़ेगी। ओके फिर नेट ड्रिलिंग टेक्नोलॉजीज, तो न्यू एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज आई हैं जो कि एनेबल करती हैं कि आपको कैसे ऑयल को एक्सप्लोरेट करना है, नेचुरल गैस को बिना इम्पैक्ट किए फॉरेस्ट को। तो सच एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनको आउटसाइड द एक्ट रखा गया है कि वो जो है सारी चीज़ें देख सकें। फिर प्राइवेट लैंड कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो प्रेजेंटली करंट डेफिनेशन जो है फॉरेस्ट की वो अपडेट की गई थी टी एन गोदवरन वर्मन केस में। उन्होंने बोला था कि प्राइवेट एरियाज जो है विच रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू यूज़ हिज और लैंड फॉर एनी नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़, अब अलाउ किया गया है ऑनर्स को, उन लैंड के ऑनर्स को, कि वो कंस्ट्रक्शन जो है स्ट्रक्चर का और रेसिडेंशियल यूनिट का अप टू 250 स्क्वायर मीटर्स जो है एज वन टाइम रिलैक्सेशन भी दिया गया है। फिर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो करंटली एक्टिविटीज़ लाइक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जू, सफारीज, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो है नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस में इंक्लूड नहीं थे, बट अभी जो है अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया कि उन एक्टिविटीज़ को एक्सक्लूड करना पड़ेगा नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिव पर्पस से, और उन एज एक्टिविटीज़ विच आर एंसिलरी टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फिर इम्पोजिशन ऑफ कंपनसेटरी लेवीज, तो करेंटली कंपनसेटरी लेवीज जो है इम्पोज किया गया है एट द टाइम ऑफ असाइनमेंट एज वेल, तो डबल इम्पोजिशन और रिन्यूअल के टाइम पे भी, पर डबल इम्पोजिशन जो है अब उसको रिमूव किया गया है। फिर पीनल प्रोविजन, प्रेजेंट पीनल प्रोविजन जो है सफिशिएंट नहीं है एक्ट के वायोलेशन के लिए, तो ऑफेंसेस जो भी उनको कॉग्निजेबल बोला है, नॉन बेनेबल बोला और पनिशेबल है अप टू 1 ईयर। इन केस एनी अथॉरिटी इन द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन इज इन्वॉल्व इन द कंपनसेशन shall be deposited in the national camper rather than state camper, तो state camper पे उनको नहीं करना है, national camper पे compensation deposit करना है। So these are the amendment provision. Now let's come to the concerns regarding the amendment. तो obviously concerns जो है redefining forest land, तो obviously उन्होंने definition जो है forest की उसको dilute किया है, बहुत सारी चीज़ें exclude की हैं, तो उसके कारण क्या होगा, degradation भी बढ़ेगा। Impact on protection right provided under the Forest Right Act 2006, तो proposal जो है उन्होंने exempt किया है plantation and other such lands in revenue records जो कि forest में थे 1996, after 1996 from the purview of FCA can allow change in land use at will।
building biodiversity threatening infrastructure, pressure from ecotourism, obviously, unknown nature of plantation, lack of consultation and forest dwelling communities, and infringement on right of states. ठीक है, तो these are the some concerns. नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन. तो एक्ट जो है इन इट्स करंट फॉर्म अगर बात करें तो बहुत सारे हर्डल्स हैं डेवलपमेंट के उसमें. येट एनी चेंज, कुछ भी चेंज अगर हम एक्ट पे करते हैं वो तभी वर्क करेगा जब हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा फॉरेस्ट और हमारे स्टेक होल्डर्स और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो कर रहे हैं उनके बीच में. ओके, सो दिस इज द कंक्लूजन पार्ट. ना नाउ लेट्स कम टू द ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी. तो आफ्टर अभी क्या हुआ था ड्राफ्ट की, अभी वाटर पॉलिसी, नेशनल वाटर पॉलिसी के लिए एक ड्राफ्ट लाया गया है. तो 3 नेशनल वाटर पॉलिसीज़ थी 1987 की, 2002 की और 2012 की. तो इंडिया ने जो है अभी 4th नेशनल वाटर पॉलिसी ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है उसका, कि हमको वाटर क्वालिटी और इंश्योर करना है वाटर सिक्योरिटी सबके लिए. तो मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो मिहिर शाह कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट, मिहिर शाह कमेटी इज़ रिलेटेड टू व्हाट, वाटर सिक्योरिटी, जो कि 13 मेंबर कमेटी है. उन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है वाटर के लिए, टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय 2030 टू सॉल्व वाटर क्राइसिस ऑफ द कंट्री. ओके, तो नीड क्या है वाटर पॉलिसी के? ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है ग्राउंड वाटर का. इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर है ग्राउंड वाटर की. नियरली 600 मिलियन इंडिया के जो पीपल हैं वो फेस करते हैं हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस. फिर अर्बनाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन जो है, जिसके कारण क्या है मोर इनफॉर्मल, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल सोर्स हो रहा है वाटर का. ठीक है, इलीगल सोर्स हो रहा है वाटर का. ठीक है, वेस्टेज हो रहा है जिसके कारण वाटर्स का. फिर वॉश, ओनली 47% ऑफ द अर्बन हाउस होल्ड जो है उनके पास इंडिविजुअल वाटर कलेक्शन है, बाकी सबके पास नहीं है. रिफॉर्मिंग वाटर गवर्नेंस, डूइंग अवे विथ कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच. इन दिस टाइप ऑफ अप्रोच द रूल्स एंड रेगुलेशन विद इन द पॉलिसीज आर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज विदाउट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू रीजन स्पेसिफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जियोग्राफिक, इन सबको नहीं देते हैं. ओके, सो दिस इज द नीड है, क्या ज़रूरी है हमको वाटर पॉलिसी के लिए. नाउ लेट्स कम टू द की रिकमेंडेशन ऑफ ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी. तो शिफ्ट टुवर्ड्स डिमांड मैनेजमेंट. ऑब्वियसली हमको डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट की तरफ नहीं, डिमांड मैनेजमेंट की तरफ वो लेना चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे. तो जो भी हमारे क्रॉप्स हैं जो भी बहुत सारा वाटर रिक्वायर करते हैं उनको ना ग्रो करके हम ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करेंगे जो कि ड्राउट रेसिस्टेंट हो. मतलब ड्राउट रेसिस्टेंट हो, पल्सेस हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, न्यूट्रिसिल्स हो गए, इन सब को हम ग्रो करेंगे. तो उनमें जो है हमको ज़्यादा वाटर की यूजेस नहीं पड़ेंगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो 80 to 90% जो है इंडिया का वाटर जो है राइस, व्हीट और शुगर केन में ही यूज़ हो जाता है. ओके, फिर रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़. ऑब्वियसली हमको ये इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर्म करनी है कि हम जो भी वाटर को सबसे पहले तो रिड्यूस करेंगे, फिर जो भी बचा हुआ वाटर है उसको रिसाइकल करेंगे और उसके बाद उसको रीयूज़ करेंगे. ओके, फिर सप्लाई साइड मैनेजमेंट अगर बात करें तो डिप्लॉय सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम. तो ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स स्टोर्ड इन बिग डैम्स. ऑब्वियसली आपको पता होगा बहुत सारे डैम्स बने हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर्स जो है स्टोर रहता है, जो कि स्टिल फार्मर्स के पास नहीं रीच कर पाता, नहीं पहुंच पाता. तो इरिगेटेड एरिया कुड बी ग्रेटली एक्सपैंडेड एट वेरी लो कॉस्ट बाय डिप्लॉइंग pressurized closed conveyance pipelines combined with SCADA system and pressurized micro irrigation. मतलब इन सब चीज़ों को यूज़ करके हमको जो उनको बहुत कम रेट में पाइपलाइन के थ्रू वाटर प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि वाटर हमारा सब वेस्ट कम हो. ठीक है, फिर नेचर बेस्ड सोल्यूशन की अगर बात करें तो दिस इंक्लूड इंसेंटिवाइजिंग रेजुविनेशन ऑफ कैचमेंट एरियाज थ्रू कंपनसेशन फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज. ठीक है, स्पेशली क्यूरेटेड ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेन गार्डन्स, ये हो गए. फिर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर. पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि यूज़र फ्रेंडली, मतलब यूज़र फ्रेंडली मैनर में हमको प्रोवाइड करना चाहिए. प्रायर एंड प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू रिवर प्रोटेक्शन एंड रिविटलाइजेशन स्टेप्स हमको लाने चाहिए कि हम रिस्टोर कर सकें रिवर फ्लोज, इंक्लूड जैसे कि रिजुविनेशन ऑफ कैचमेंट, रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, इन सब चीज़ों का यूज़ करके. दूसरी है वाटर क्वालिटी. इट प्रपोजेस दैट सारे वाटर मिनिस्ट्री जो है, एवरी वाटर मिनिस्ट्री जो भी स्टेट और सेंटर में है, वो वाटर क्वालिटी डिपार्टमेंट भी जो है उनको भी इंक्लूड करना चाहिए. इट सजेस्ट दैट एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए और एमर्जिंग वाटर कंटामिनेंट्स जो हो रहे हैं उसके लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और जो भी थ्रेट्स हैं उनको टैकल करने के लिए. फिर
वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑब्वियसली रिवर्स ऑस्मोसिस यूज़ मतलब जो भी हम बहुत ज़्यादा रिवर्स ऑस्मोसिस यूज़ कर रहे हैं, जो भी फिल्टर्स वगैरह, हैज़ लेड टू ह्यूज वाटर वेस्टेज। किसके कारण क्या हो रहा है? वाटर वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है। तो आरओ जो है हमको डिस्करेज करना चाहिए आरओ सिस्टम को। फिर रिफॉर्मिंग गवर्नेंस ऑफ वाटर, द पॉलिसी सजेस्ट दैट क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी स्टेक होल्डर नेशनल वाटर कमीशन बनानी चाहिए। डेडिकेटेड टास्क ग्रुप फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ऑब्वियसली द प्रपोज टास्क ग्रुप जो है हमको वो क्या करेगी, वो ओवरसी करेगी और कोऑर्डिनेट करेगी इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, असेसमेंट, सब चीज़ों के लिए एक्शन प्लान को अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। ओके, सो दिस इज़ द नेशनल वाटर पॉलिसी। नाउ आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द वाटर कमोडिफिकेशन। वाटर कमोडिफिकेशन एक छोटा सा टॉपिक है, दैट्स व्हाई आई हैव टू एंड दिस नाउ। सो नाउ लेट्स कम टू द वाटर कमोडिफिकेशन। तो कमोडिफिकेशन का मतलब आपको पता होगा, किसी भी कमोडिटी को पूरी तरह, मतलब कमोडिफिकेशन मतलब ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कमर्शलाइजेशन होता है, किसी चीज़ों का कमर्शलाइज करना, किसी चीज़ को इतना बेचना कि वो पैसे से बिकने लगे, वो सब सेम एज वाटर कमोडिफिकेशन भी होता है। तो स्पेशल रिपोर्टर जो थे ऑन ह्यूमन राइट, उन्होंने टू सेव ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फॉर यूनाइटेड नेशन, उन्होंने इन्फॉर्म किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को कि वाटर जो है ये कमोडिटी नहीं है, नॉट अ कमोडिटी, और ना ही एक फाइनेंशियल एसेट है जिसको एक्सप्लॉइट किया जाए, टू बी एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, तो अबाउट वाटर कमोडिफिकेशन की अगर बात करें तो कमोडिफिकेशन मतलब होता है कि वाटर, कमोडिफिकेशन ऑफ वाटर मतलब होता है कि वाटर जो है एक कमोडिटी की तरह हैंडल करा जाए अंडर सप्लाई एंड डिमांड मार्केट। ठीक है, जैसे कि उसके लिए पैसा लिया जाए और जो भी चीज़ें हैं बिटवीन द यूजर्स। इन दिसंबर 2020 अगर बात करें, पहली बार हिस्ट्री में ट्रेडेबल वाटर प्राइजेस फ्यूचर इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉन्च किया गया था, जिसको किसने लॉन्च किया था? शिकागो स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया था ऑन नस्डक वेल्स कैलिफोर्निया वाटर इंडेक्स में उन्होंने ठीक है, इस ये जो है इट इज़ द ये वाटर कमोडिफिकेशन जो है ये फोर्थ प्रिंसिपल है हमारे डुबलिन स्टेटमेंट ऑन वाटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ 1992 का, जिसमें बोला गया कि वाटर जो है एक इकोनॉमिक गुड की तरह रिकॉग्नाइज होना चाहिए, एन अप्रोच दैट सर्व एज अ बेसिस फॉर इट्स कंसिडरेशन एज अ फाइनेंशियल एसेट। तो उन्होंने बोला वाटर एक इकोनॉमिक गुड की तरह होना चाहिए। तो ये वाटर कमोडिफिकेशन जो है फोर्थ प्रिंसिपल जो है डबलिन स्टेटमेंट का, उसमें दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डबलिन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो डबलिन स्टेटमेंट ऑन वाटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1992 में आया। इन 1992 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ वाटर और एनवायरनमेंट के लिए, जो कि डबलिन आयरलैंड में हुआ, जिसका आउटपुट था कि हमको जो वाटर है हमको उसको डिक्लेरेशन रिगार्डिंग वाटर दैट प्रेजेंटेड इन यूएनसीडी में रियो अर्थ समिट में प्रेजेंट किया गया। द इंक्लूजन ऑफ डबलिन प्रिंसिपल इन द कॉन्फ्रेंस डिबेट हेल्प दैट, उन्होंने उसमें क्या हेल्प किया कि हमारे वाटर का इंपॉर्टेंस क्या है, हाईलाइट क्या है, मतलब वो क्यों ज़रूरी है एज अ रिसोर्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये जो है डबलिन जो है स्टेटमेंट जो है ये एक स्टैंडर्ड बना रहा वाटर को कंजर्व करने के लिए। ओके, सो दिस इज द, नाउ लेट्स कम टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर ट्रेडिंग मार्केट। ऑब्वियसली वाटर को हमको लैंड से सेपरेट करना है टू अलाउ वाटर कमोडिफिकेशन, डीरेगुलेशन करना है वाटर राइट्स ट्रेडिंग का बिटवीन यूजर्स एंड बिटवीन द डिफरेंट यूजर्स, ट्रांजिशन करना है फ्रॉम पब्लिकली रेगुलेटिंग प्राइसिंग टू यूजुअली फॉर नॉन प्रॉफिट कॉस्ट रिकवरी टू मेकिंग वाटर टू मार्केट वाटर प्राइसिंग, इंक्रीज करना है डी फैक्टो प्राइवेट अप्रोप्रिएशन ऑफ वाटर, मार्जिनलाइजेशन ऑफ वनरेबल यूजर्स एंड डिसरिगार्ड फॉर अफेक्टेड थर्ड पार्टीज एंड नॉन प्रोडक्टिव वैल्यूज। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू इशूज रिलेटेड टू कमोडिफाइंग वाटर। तो ascertaining water as a commodity and putting into a competitive space, अगर हम उसको ला रहे हैं, shall result into discriminatory purposes, जैसे practices like, जैसे कि हमको बहुत सारे जो बहुत कम एरियाज़ में रहते हैं, मतलब बहुत पुअर एरियाज़ में रहते हैं, उनको वाटर जो है अगर ऐसे कमोडिफिकेशन फॉर्म में मिलेगा तो उनको डिफ़िकल्टी होगी। वेरस कैलिफोर्नियाज वाटर मार्केट इज़ एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व फ्रॉम इन्वेस्टर्स, फार्मर्स, बैंक्स एंड अदर बेनिफिशियरी। इंडिया जो है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और क्लियर प्राइसिंग रेगुलेशंस में लैक करता है। ट्रेडिंग ऑफ वाटर यूज राइट्स इन द मार्केट हैज़ एरोड्स द नोशन ऑफ वाटर एज अ कॉमन गुड। पोटेंशियल बेनिफिट क्या होंगे? पोटेंशियल बेनिफिट्स जो है कैसे, द रिस्क जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर पे, ये जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देंगे जो भी बर्डन है ड्राउट रिलीफ करंटली बॉन्ड बाई बैंक्स एंड जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड करते हैं। वाइल नो पर्टिकुलर प्रोविजंस है, किसी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं दिया है कि उनको वाटर को एज अ
अ पॉजिटिव ह्यूमन राइट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। एंड द जुडिशरी हैज़ इंटरप्रेटेड राइट टू वाटर एज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, जो कि आर्टिकल 21 में आता है। ओके, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर ट्रेडिंग मार्केट। नाउ लेट्स कम टू द डबलिन प्रिंसिपल, मैंने आपको पढ़ा दिया है। ओके, सो वही है कि यूनाइटेड नेशन में अभी इन्फॉर्म किया गया कि वाटर जो है वो कमोडिटी नहीं है, ना ही फाइनेंशियल एसेट है कि आपको उसको एक्सप्लॉइट करना है। अब वे अहेड की बात करें तो एफिशिएंट रेगुलेशन ज़रूरी है हमको, ठीक है, कि हम कैसे सप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि चाइना वाटर एक्सचेंज है। मैनेज करना है स्कैरिसिटी, जो भी डेमोक्रेटिक वाटर गवर्नेंस होता है थ्रू डेमोक्रेटिक वाटर गवर्नेंस, क्योंकि स्टेट शुड मैनेज वाटर एज अ पब्लिक गुड, बिकॉज वाटर जो है ऐसा नहीं है, पब्लिक गुड का मतलब पता होना चाहिए, नॉन राइवलरी, नॉन एक्सक्लूडेबल, तो ठीक है, तो वाटर जो है सबको अवेलेबल होना चाहिए। स्टेट्स को रीथिंक करना चाहिए कि कैसे आप वाटर ट्रेडिंग को यूज़फुल कर सकते हो और फ्यूचर मार्केट्स में भी इस चीज़ों को यूज़फुल कर सकते हो। ओके, स्ट्रेटजीज टू कोप विद क्लाइमेट चेंज रिलेटेड स्कैरिसिटी रिस्क डिज़ाइन करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए हाइड्रोलॉजिकल, टेरिटोरियल एंड अर्बन प्लानिंग इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन एनवायरमेंटल, सोशल रेजिलेंस इन फेस ऑफ ड्राउट। रिस्टोर करना चाहिए एक्वेटिक इकोसिस्टम, हमको जो एक्सप्लॉयटेशन नेचर है एक्वाफर्स को, उनको ख़त्म करना चाहिए। एक कंसेशनल राइट अडॉप्ट करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए क्वालिटी वाटर इन फ्लेक्सिबल वे, अडेप्टेशन टू ड्राउट साइकिल्स, ठीक है। तो दीज आर द सम वे अहेड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पार्ट वाला, मतलब ये एनवायरनमेंट का फर्स्ट पार्ट है। आई विल स्टार्ट stubble burning tomorrow. So thank you so much. If you have any problem just comment me on the comment section, and I am very very sorry for the late जो भी मैं सारी चीज़ें lectures जो है लेट वो डाल रही हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपको पॉलिटी भी नवंबर मंथ का स्टार्ट करूँगी। थैंक यू सो मच।